स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का। 2022 साइंस हम लोग देख रहे हैं, तो साइंस में 2022 का जो पेपर था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 नंबर और 4 नंबर के हैं उनको हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे। ओके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 4 4 नंबर के पहले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर में कि हमारे पास क्या है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आपको दो यूज लिखने हैं, दो यूज लिखने हैं आपको किसके, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, कॉनकेव मिरर के आपको दो यूज लिखने हैं। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसके आपको दो यूज लिखने हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आपको कोई से दो करना है। तो कॉनकेव मिरर आर जनरली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, इसके अलावा हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो एक तो टॉर्च में यूज होता है। किसमें होता है, टॉर्च में यूज होता है। साथ में सर्च लाइट जो होती है हमारी, सर्च लाइट, उसमें यूज होता है। और हेडलाइट, हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की, व्हीकल्स की, व्हीकल्स मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है वहां वहां पर यूज होता है। आई बात समझ में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यूज होता है। तो आप सिर्फ इतना कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर आर जनरली, जनरली मतलब अक्सर, जनरली मतलब अक्सर, अक्सर। ठीक है, तो जनरली किस किस में यूज होता है भैया, टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल में ये यूज होता है। आ गया सभी को, हो गया याद सभी को एक पॉइंट। देखो आप चाहो ना तो इसी में अपने 3 पॉइंट खत्म कर सकते हो। कैसे, लिख देना पहला पॉइंट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट। तो अपने को बड़ा छोटा करते आना चाहिए क्वेश्चन को। आई समझ में, एक पॉइंट याद करोगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप और देख लो, तो दे आर आल्सो यूज्ड इन शेविंग, शेविंग मिरर। ये और किस में यूज होते हैं भैया, शेविंग मिरर्स में। जैसे हम शेव करते हैं ना, शेविंग करते टाइम क्या होता है भैया, शेविंग करते टाइम जो हम लोग कांच यूज करते हैं वो कांच भी किससे मिलकर बना होता है, मतलब कौन सा कांच होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो 4 पॉइंट याद कर लिए हमने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना काफी है वैसे तो, बाकी आप और करना चाहो तो पढ़ सकते हो। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट जो होते हैं, यहाँ पे पेशेंट का मतलब होता है मरीज। तो जो मरीज होते हैं हमारे, तो मरीज मतलब कि यहाँ पर डेंटिस्ट के पास कौन आता है, जिनको दांतों की प्रॉब्लम होती है। तो डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि उनके जो पेशेंट है उनके जो टीथ हैं उनको लार्ज करके देखा जा सके। ठीक है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, टू फोकस सनलाइट, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर फनेंसेस। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, आप कोई से भी 2 3 पॉइंट, जितना 3 पॉइंट आपको करना है, आपको समझा दिया किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया खत्म। आगे था हमारे पास फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी गई है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें दे रखी है, हमसे क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ पूछी गई है। क्या पूछी गई है हमसे, फोकल लेंथ पूछी गई है। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग बड़े आर से लिखते हैं, वो होता है, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 32 दे रखा है। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, इसकी आधी होती है। फोकल लेंथ क्या, जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो 32 का आधा कितना होगा, 16। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो आपको यहां से पता चलेगा। अगर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। आया समझ में। और अगर यहाँ पे कॉनकेव लिखा होता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। ठीक है, हो गया सभी को याद। यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है इस पीडीएफ में, यहाँ पर हमने लिखा हुआ होगा, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव आएगा। चलो, उसके बाद है व्हाट इज कन्वर्जिंग लेंस और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस, सॉरी, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या भैया, क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज कर देता है लाइट को, मतलब एक जगह पर एक पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ दे रखा है।
आ, 2022 मिल जाए जल्दी से। 2022 का पेपर हम लोग देख रहे हैं, ये रहा। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, एक जगह पर मिला देता है, एक जगह पर मिला देता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। द लेंस विच कैन कन्वर्ज, कन्वर्ज करना मतलब आप लोग ऐसा मत लिखना कि मिला देना ये वो। आप लोग कन्वर्जिंग लेंस को उसी की भाषा में आप लोग उसको बेवकूफ बनाओ कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है भैया, कन्वर्ज कर देता है। किसको कन्वर्ज कर देता है, बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट को, या फिर लाइट भी बोल सकते हो। बीम ऑफ लाइट का मतलब यहाँ होता है एक लाइट हो गई, दो लाइट हो गई, तीन लाइट हो गई, इस तरीके से बहुत सारी जब लाइट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बीम बन गया। तो बीम ऑफ लाइट को क्या करता है भैया, ये कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह पर मिला देता है। तो ये रहेगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर दिखाना चाहें आपको, अगर यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में दे रखा हो तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये लेंस देखिए, इसने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वेरी सॉरी। जैसे हम कहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप लोग सर्च कर लेना थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना कि कैसे करके एक जगह पर मिलाता है। कि एक लेंस जो है वो जो एक लेंस होता है हमारा, वो कैसे करके एक पॉइंट के ऊपर उसको मिला देता है। तो वो आपका बन जाएगा इसका एग्जाम्पल, हमारा कन्वर्जिंग लेंस का एग्जाम्पल। आया समझ में, एक पॉइंट पे मिला देता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका ये हो गया कंप्लीट हमारा। ये हो गया था पहले ही, ये हो गया पहले ही, अभी करवा दिया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आया था, जिसको और सॉल्व करवा देते हैं फटाफट। कहाँ गया न्यूमेरिकल, ये रहा। ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर हमारे पास क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, आर हमारे पास कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो एफ कितना आएगा। अच्छा, इन्होंने फोकल लेंथ को बड़े एफ से लिख दिया है क्या, आप इसको स्मॉल एफ कर देना, ये बड़ा एफ नहीं आता है। ठीक है, फोकस होता है वो बड़ा, स्मॉल एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, R/2, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ तो, 10 सेंटीमीटर। कैसे पता चला सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। बस ये करना है आपको। देखो स्फेरिकल मिरर देते तो बहुत सारा ले, पॉजिटिव ही आएगी उसकी फोकल लेंथ। आई बात समझ में। चलो ये भी हो गया खत्म हमारा। तो इजी था ना ये तो। आगे देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फोलम। जाइलम और फोलम के बीच में, सॉरी, फिलोम के बीच में आपको डिफरेंस बताना, वेरी सॉरी। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिलोम। ठीक है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या क्या अंतर होता है। तो पेज नंबर 57 के ऊपर मिलेगा। और ब्लड और लिम्फ में आपको बताना है डिफरेंस, ये आपको मिलेगा 55 पेज पर। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ लिखा है, लिम्फ, वेरी सॉरी। क्योंकि बायोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम मैथ्स वाले थे। बट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको बताना है डिफरेंस, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस बताना है, जाइलम और फिलोम में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, समझा देते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। पहले हम लोग देख लेते हैं 57 पेज पर और 55वें पेज पर ही है। 57वां पेज। देखो होता क्या है ना, जाइलम जो होता है वो क्या काम करता है भैया। जाइलम का काम ये है कि जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे, तो उनमें क्या करता है भैया, ब्लड को, सॉरी ब्लड बोल रहे हैं हम लोग, जो भी पानी वानी है उसको कहाँ तक पहुंचाता है, ऊपर तक पहुंचाता है, जड़ से लेकर ऊपर तक के पार्ट तक पहुंचाता है जाइलम। ओके। और फिल्म का काम क्या है, फिल्म ऊपर से नीचे सनलाइट वगैरह को ऊपर से लेता है और नीचे तक पहुंचा देता है। देख लेते हैं जाइलम और फिल्म कहाँ है। नहीं, जाइलम और फिल्म देखना है हमें, ये रहा। सो जाइलम एंड फिल्म में क्या डिफरेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए तो हमने शायद एक पीपीटी भी बनाई थी आप लोगों के लिए। ये रहा जाइलम एंड फिल्म, ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इससे आपको और इजीली समझ में आएगा। तो जाइलम क्या करता है भैया, ये पानी को लेता है कहाँ से, रूट से। कहाँ से लेता है, रूट से। और कहाँ तक पहुंचाता है, लीव तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये क्या लेता है भैया, ये लेता है फूड, मूव्स फूड अराउंड द प्लांट। फूड कौन, इसके लिए फूड क्या हो गया, प्लांट के लिए फूड क्या होता है, सनलाइट। अरे सनलाइट ही तो होती है इसके लिए फूड। तो सनलाइट को कहाँ से लेता है, ये पत्तियों से लेता है, और कहाँ तक पहुंचाता है, पूरे प्लांट में पहुंचा देता है, ऊपर भी पहुंचाता है और साथ में नीचे भी पहुंचाता है। जैसे मान लो ये हमारा
पौधा है, ठीक है, यहाँ से पत्तियों से ये ले लेगा सनलाइट को, तो ये ऊपर भी पहुंचा सकता है, यहाँ तक पहुंचा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा सकता है, और यहाँ नीचे ही पहुंचा सकता है। लेकिन जो हमारा जाइलम है वो काम क्या करेगा, वो इसकी जो जड़ें होती है, जड़ों से पानी को लेगा और ऊपर तक पहुंचाएगा। ये हमेशा गोज वन वे फ्रॉम रूट टू लीव, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, वन वे में जाता है। ये रूट से कहाँ तक जाता है, लीव तक जाता है। और बाकी ये कहाँ तक काम करता है भैया, गोज बोथ वे, ये दोनों तरफ जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। आया समझ में, ये बात समझ में आ गई, रास्ता क्या है इसका। पार्ट क्या क्या है भैया, इसके ऊपर बात करने से पहले एक बार और समझा देते हैं। जॉब कैरियर कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अप द प्लांट, तो ये किसको कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं बताओ, ये वाटर को कैरी करते हैं और मिनरल को कैरी करते हैं। वाटर और मिनरल जो होते हैं धरतियों से जो मिलता है हमें, तो उसको कहाँ तक ले जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, प्लांट की अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये क्या लेते हैं भैया, आप लोग लिख देना यहाँ पर, मूव सनलाइट या फिर मूव फूड अराउंड द प्लांट, चारों ओर प्लांट में फैला देते हैं। इजी है ना ये। चलो 1 पॉइंट 2 पॉइंट कंप्लीट। आप लोग ऐसा लिख लिया करो, जाइलम फाइलम, साथ में कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अगर ये नहीं लिखोगे ना, इसको नहीं लिखोगे, इससे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तब लिख के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। लेकिन इससे आसानी हो जाती है हमको याद करने में, कि पहले जॉब बता दो, इसका काम क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसके बाद पार्ट बता दो कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो इसका पार्ट क्या होगा, जाइलम का, जाइलम में वेजल्स, ठीक है, ट्रेशाइट्स और फाइबर, ये इसके मेन पार्ट हो गए, ठीक है। इसके क्या क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। वेजल मतलब एक तरीके से हमारी जो नसें होती है, इसी तरीके से जाइलम में भी होता है। ट्रेशाइट ये भी एक प्रकार का पार्ट ही है किसका, जाइलम का। और साथ में फाइबर, ठीक है, फाइबर तो आप लोग सुना ही होगा। तो फाइबर कहाँ से मिलेंगे हमको, नीचे से तो मिलेंगे। और वेजल्स क्या होती है, नसें, नसें मतलब जड़ें, एक तरीके से रूट्स। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो आप दो ये याद कर लो, एक ये और एक ये याद कर लो, दो याद कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। इसके मेन पार्ट्स क्या हो गए, ट्यूब्स हो गई, सेल्स हो गई, और फाइबर भी इसका ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ें, जैसे पत्तियों में भी जड़ें होती है एक तरीके से, आपको इस तरीके से समझ में आएगा, ये इस तरीके से। तो इसका फाइबर फाइबर दोनों में आएगा, ठीक है, फाइबर दोनों में आएगा। इसके अलावा वेजल एक में आएगा, इधर ट्यूब आ जाएगा, ठीक है, या फिर सेल लिख देना आप लोग, सेल्स जो होती है ना, सेल्स, सेल्स यहाँ पे आ जाएगा, सेल आ जाएगा, ट्यूब आ जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या है भैया, सपोर्ट, ये क्या करता है भैया, जाइलम क्या करता है, गिव द प्लांट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। तो ये इसी की वजह से पूरा प्लांट हमारा इसको स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे प्लांट जो होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ किससे मिलती है, जाइलम की वजह से मिलती है। फाइलम जो है वो भी काम का है, लेकिन इतना काम का नहीं है। नॉट मच हेल्प इन सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट इन कर लेना है, फिर सपोर्ट लिख देना। ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये तो बहुत ही सपोर्ट करता है यार, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे भैया जॉब, जॉब क्या है इसका, ये पानी को और मिनरल को कैरी करता है ऊपर तक, अप डायरेक्शन में। फिलोम जो होता है वो क्या करता है भैया, फूड जो होते हैं, मतलब सनलाइट जो होती है, सनलाइट को कहाँ ले जाता है, अराउंड, ऑल अराउंड, सभी दूर ले जाता है। इसके बाद इसका पाथ क्या है, इसका सिर्फ एक ही पाथ है, ये नीचे से ऊपर तक ले जाता है जाइलम। और फिलोम की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन में ले जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद आप लोग इसको इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो इसके बाद है पार्ट, इसके पार्ट पार्ट कौन से हो गए, एक तो वेजल्स, नसें और फाइबर्स। इसमें क्या, फाइबर इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, ट्यूब्स आ जाएंगे और सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कंपेनियन भी छोड़ सकते हो आप, अगर याद नहीं हो आपको तो। क्या याद कर लोगे, ट्यूब, सेल्स और फाइबर। सपोर्ट किसको कौन सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट, इट नॉट मच सपोर्ट। देखो सपोर्ट ये भी करता है, लेकिन आपको लिखना है नॉट मच सपोर्ट, नॉट मच सपोर्ट, ओके, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे पास था ब्लड वाला ना, ये रहा, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। तो ब्लड और लिम्फ, आपको चार डिफरेंस याद करने हैं। देखिए, जो मैं आपको बोलता जाऊं वो आप लोग याद करते जाना। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या समझते हो आप, जिसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं होता, किसी भी शेप में वो हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड जो है ऐसे तो हमको लिक्विड शेप में दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गाढ़ा होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको आप किसी तरीके से भी, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बक्से में, किसी भी चीज में आप लोग ले सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं इसको फ्लूइड। तो ये फ्लूइड टिश्यू, इट इज अ रेड फ्लूइड टिश्यू, लाल कलर का होता है भैया, रेड फ्लूइड टिश्यू, रेड
फ्लूइड और टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू है ये? रेड फ्लूइड टिश्यू है। इसके अलावा ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू। ये कौन सा है? वाइट, और ये है रेड टिश्यू। रेड टिश्यू, बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे टिश्यू, लेकिन टिश्यू याद करना है। ये क्या है? टिश्यू। कौन सा टिश्यू? वाइट टिश्यू, और ये रेड फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड समझ रहे हो ना? सर्च कर लेना फ्लूइड क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको, जो चिपचिपा होता है बिल्कुल। उसके बाद आरबीसी। आरबीसी आर नॉट फाउंड और आरबीसी आर फाउंड। इसमें आरबीसी होती है, इसमें आरबीसी, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है। बाकी इसमें रेड ब्लड सेल कहाँ से होगी भैया? इसमें नहीं होती है। आपने एक WWE रेसलर है, रोमन रिंग, उनके बारे में सुना होगा। उनका एक न्यूज आई थी कि उनके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई है। आरबीसी की कमी हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? आरबीसी कहाँ पर है? लिम्फ में है कि फ्लड ब्लड ब्लड में? ब्लड में। तो आरबीसी की कमी मतलब आरबीसी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में होता है। ऐसे आप याद कर सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट है लेस प्रोटीन आर प्रेजेंट। तो लिम्फ जो होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस प्रोटीन। इसमें मोर प्रोटीन, और यहाँ पर प्रोटीन सफिशियंट अमाउंट में, सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्वांटिटी समझते हो, मात्रा, और सफिशियंट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन यहाँ पे होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या हो गया? लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो लिम्फ में क्या हो सकता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे शरीर से निकल जाती है, ठीक है, अलग अलग माध्यम से, तो वो कुछ अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है? लिम्फ में प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन खून क्या होता है भैया? खून में इस तरह की चीज़ें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगी, और होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी। तो आप डायरेक्ट इतना सा याद कर लेना, इट डज नॉट कंटेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसमें कोई भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स नहीं होता है। किसमें होता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स? सिर्फ और सिर्फ लिम्फ में पाया जाता है। चलो, अब आंख बंद कर लो अपनी, एक बार बोल लो मन से कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी वीडियो को आप लोग फिर से थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो। चलो भैया, आगे देख लो, आ जाओ, आगे देखो। ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहाँ रहा? ये रहा। तो ये खत्म, ये खत्म। आपकी स्क्रीन के सामने 20वां क्वेश्चन ये रहा। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कोई चार याद कर लेना, मैं आपको तो पाँच याद करवा दूंगा लगभग, तो आप चार याद कर लेना, बाकी कोशिश पाँच की करना। सोप समझते हैं, सोप क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होता है? ठीक है, सोप हमारे मतलब साबुन, डिटर्जेंट मतलब सर्फ, सोडा, जिसको जो जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ये होता है डिटर्जेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाथ धोने के लिए आप ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो? आप सोप ज़्यादा यूज़ करते हो। वी कैन यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं हैंड क्लीनिंग के लिए। वी कैन यूज़ सोप फॉर हैंड क्लीनिंग। हम यूज़ कर सकते हैं, कैन मतलब होता है सकते हैं, जरूरी नहीं करें, लेकिन कर भी सकते हैं इसका यूज़। लेकिन यूजुअली मतलब होता है अक्सर, यूजुअली नॉट यूज, हम इसका अक्सर यूज नहीं करते हैं। किसके लिए? के लिए, फॉर मतलब के लिए। किसके लिए? हैंड क्लीनिंग के लिए। देखो हम इसलिए लिख देते हैं चीजें ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो भी आसानी से समझ सके, ठीक है? बाकी जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाथिंग, नहाने के लिए क्या यूज करेंगे? सोप यूज करेंगे कि डिटर्जेंट यूज करेंगे? तो वी कैन यूज सोप फॉर बाथिंग। बाकी इसमें आप लोग वैसे लिखेंगे, वी यूजुअली नॉट यूज डिटर्जेंट फॉर बाथिंग। आ रहा है समझ में? इस तरीके से हमारे दो पॉइंट तैयार हो गए। बताओ नया था क्या कुछ? एक में हाथ धोना, एक में आपको बाथिंग करनी है। फिर अगला जो पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लिख के आना ही आना है, नहीं तो नंबर हो सकता है आपको एक दो कम मिल जाए। ये लिख दिया मतलब आपने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। हार्ड वाटर, कठोर पानी, ठीक है? कठोर पानी किसको बोलते हैं? समुद्री पानी को। समुद्री जल जो होता है वो होता है हमारा कठोर पानी। तो ऐसा पानी जो हार्ड वाटर है
तो जो साबुन है, साबुन को अगर आप समुद्री पानी में घोलोगे तो वो झाग नहीं देगी। लेदर बोलते हैं, ठीक है, झाग, झाग। तो झाग नहीं छोड़ेगी, साबुन झाग नहीं छोड़ेगी किसमें, हार्ड वाटर में। सोप डज नॉट फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म मतलब बनाना, तो ये डज नॉट फॉर्म करती है लेदर इन हार्ड वाटर, बट ये फॉर्म करता है लेदर इन हार्ड वाटर। ओके, याद हो गया। सॉफ्ट वाटर में तो दो ही कर देंगे, सॉफ्ट वाटर में तो दोनों के दोनों झाग छोड़ देंगे। घर पे अगर आपके पास पानी रखा हो तो डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। फ्लोर क्लीनिंग के लिए कौन यूज होता है, तो अब आप लोग इसमें ये लिख देना कि वी यूजुअली नॉट यूज सोप फॉर फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर जो होता है हमारा, ठीक है, फ्लोर को क्लीन किससे करते हैं हम लोग, किससे करते हैं फ्लोर को क्लीन, हम लोग डिटर्जेंट से करते हैं यूजुअली। और ये यूजुअली नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते हैं, कर सकते हो करने वाले भैया, करने वाले कर भी सकते हो, लेकिन यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं। कार वॉशिंग में किसको यूज करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं यूजुअली, अक्सर करने वाले कर भी देते हैं, कुछ कुछ होते हैं महारथी कि जो मिल जाए उससे कर दो है ना, ऐसा। तो हम लोग यूजुअली वर्ड का यूज करते हैं ज्यादातर। कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला देख लो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन एंड इथेन। तो ये हमें मिलेगा 46 और 47 पेज पर। तो मिथेन और इथेन आपको याद है, भूल गया, मिथेन इथेन याद होना चाहिए। इसका आपको डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है। तो मुश्किल नहीं है, इजी है। डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कितनी वैलेंसी किस किस के पास होती है वो बता दो, और क्या। जैसे हमारा मीथेन है, मीथेन क्या होता है, जिसमें एक कार्बन आती है, साथ में हाइड्रोजन कितने आते हैं, चार, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हमें उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर बताना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये तो वही हो जाएगा ना, ये मतलब नहीं है। इसको क्लीन करते हैं, फिर से बनाते हैं, देखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। डॉटेड स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, एक एक दे दो भैया इसको, इसको एक दे दो, इसको एक दे दो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप चाहो तो इसको डिजाइन वाइज बना सकते हो, कि भैया एक सर्कल बना दो, इस तरीके से सर्कल बना दो, ठीक है, आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से सर्कल बना दो। तो इसको इस तरीके से बना दो, इसको इस तरीके से बना दो, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक्स वैक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये छोड़ देना, ये मत बनाना। आप लोग चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन मत बनाना, इससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है हमारा। इससे अच्छा ये है कि आप ये बना दो। कार्बन कौन से नंबर पे आता है हमारा, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, अगर किसी को याद नहीं तो ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो कौन से नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच छः, छठे नंबर पे आता है, ठीक है, छठे नंबर पे आता है। तो आप लोग अगर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब जो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये तो स्टेबल है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना कि दो यहाँ पे होते हैं, और इसमें कैपेसिटी होती है 8 की। लेकिन यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार, चार और भर सकता है ये। तो चार जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे बॉन्ड बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन खुद के पास होंगे, बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस तरीके से बनाना आप लोग, फिर से सिखा देते हैं आपको। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार पाँच छः। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक। इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन में इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। तो ये ये और ये, ठीक है। कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन, सबके पास दो दो हो गए, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो। अब कार्बन जो होगा, कार्बन में आप इस तरीके से सर्कल बना दो, मतलब कार्बन के पास कितने हो गए, गिनो तो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अच्छा, 10 कैसे हो गए, आप लोग इस तरीके से देखो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 हो गए। मतलब दो तो इसके पास पहले से थे यहाँ पर,
और 4 इसने इस तरीके से दे रखे थे और 4 इसको और मिल गए। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके 8 की कैपेसिटी होती है अगले वाले बक्से की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए इसके। ठीक है, तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। इस तरीके से एक और बना लो। अब यहाँ पे इसको हटा के बोल दो कि भैया यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा कार्बन, 1 2 3 4, इसके पास कितने होंगे, 1 2। ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। अब भैया हाइड्रोजन खुद लाएगा कि भैया मेरे पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, ले। ये बोलेगा ले भैया, ले भैया, ले भैया। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कितने हो गए, 10 हुए कि गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब इधर बैलेंस, इसको 2 चाहिए, हाइड्रोजन बोलेगा 2 दे दो, इतने में हम खुश, हम छोटे आदमी है। कार्बन बोलेगा हम नहीं, छोटे आदमी, हम बड़े आदमी, हमको 10 चाहिए भैया। ठीक है, 2 तो हम हमारे पास रखेंगे और 8 हमारे इस बक्से में भरेंगे। तो ये देखो, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। आप लोग ये बनाओगे ना तो ज्यादा क्लियर रहेगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है इसके मुकाबले। अब भैया काम थोड़ी हुआ है, ये आपको किसका बनाना था, हमने इसका तो बना दिया। अब इसका इथेन का बनाना है, तो इथेन में क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, जैसे हमने पहले बताया था ना आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता हमारा, ये हमारा मीथेन का बनता। अब इथेन का बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इथेन का बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको क्लीन करो, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ। तो आप लोग बनाना इस तरीके से, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन तो चाहिए नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इस तरीके से होता है इथेन का स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा। तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक वैलेंसी लगानी है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि काम करते हैं अपन दोनों, ये इस तरीके से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से शेयर हो जाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से बनाना थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये मेरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। और ये इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा बनाना कि ये हो गए मेरे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको इसको क्लीन कर लेना। ये जो बीच का ये दिख रहा है, हम यहाँ से क्लीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इसको इसको हटा देना, फिर देखना आप लोग समझ में आ जाएगा आपको इसी तरीके से। या फिर आप इसको यहाँ पे समझना चाहो तो इसको एक्स की जगह पे डॉट लगा दो, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का है। चलो, तो इसमें हमने टाइम दे दिया, समझा दिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। हम कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे, खत्म। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास अगला कि राइट फोर डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमको पढ़ना है। कौन से पेज पे मिलेगा, 27 पेज पे मिलेगा। मजा जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते, देखना बहुत इजी है। केमिस्ट्री है ना, लोग बस बोलते हैं केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है। अरे मजे से पढ़ो तो सब इजी है। देखना, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। एसिड एंड बेस में डिफरेंस हमको देखना है। परीक्षा बोर्ड वालों ने दे रखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ परीक्षा बोर्ड में, लेकिन आपको इतने करने नहीं है। ठीक है, हम लोग गलत पेज पे तो नहीं चले गए, नहीं नीचे होगा शायद। अच्छा, इस चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में, वेरी सॉरी। यहाँ पे मिल जाएगा हमें एसिड एंड बेस। तो 4 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। तो एसिड एंड बेस, एसिड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, श्योर होता है। और बेस कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, और श्योर मतलब खट्टा, श्योर मतलब खट्टा। एसिड जो होता है खट्टा होता है, बेस हमारा कड़वा होता है। अब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कर देता है। और बेस किसको किस में चेंज कर देता है भैया, रेड लिटमस का कलर वो ब्लू में कर देता है। यहाँ पर बी से आर हो जाएगा, बी से आर, इसका आर से बी, ऐसा याद कर लें, भूल जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसे याद कर लो, बी पहले आएगा आर बाद में आएगा, इसमें आर पहले आएगा बी बाद में आएगा, क्योंकि एबीसीडी में बी पहले आता है आर इसमें आता है, इधर भी पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अब एसिड जो होते हैं, एसिड क्या देते हैं हमें, H प्लस देते हैं। कब देते हैं, जब सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला जाए। तो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स H प्लस। तो एसिड गिव्स, ऐसा लिख देना, एसिड गिव्स
H+। एसिड क्या देते हैं? H+। और बेस क्या देते हैं? OH-, गिव्स OH-। तो अगर इन दो को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। लेकिन बस बताने के लिए, ऐसा मत याद मत रखना। H2O बन जाएगा, H2O। बट आप लोग समझ गए होंगे, ये H+ देता है, ये OH- देता है। इसका एग्जाम्पल याद कर लो यार आप लोग सभी। एसिड का एग्जाम्पल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस का एग्जाम्पल क्या हो गया? NaOH, KOH। ठीक है, NaOH, KOH। ठीक है, NaOH और KOH इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका एग्जाम्पल HCl, यहाँ से आपको H मिल जाएगा, यहाँ से आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। बाकी एसिड जो होता है वो आपको हाइड्रोजन देता है। कब देता है? जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एक अच्छा मेटल का नाम बताओ तो जरा। सोडियम, जो Na है हमारे पास। तो Na हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से करवाते हैं, करवाएं रिएक्शन HCl के साथ, यही तो है हमारा एसिड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देना चाहिए? हाइड्रोजन देना चाहिए। देखते हैं देता है कि नहीं देता है। तो Na किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? Cl के साथ, और हमारे पास क्या बचेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आया समझ में? तो ये आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोजन देता है। किसके साथ रिएक्शन करने पे? मेटल के साथ रिएक्शन करने पे। अब ये क्या देता है? बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेस का केस ये है कि बेस कौन सी ले लो? KOH। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करवाते हैं? मेटल के साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ फिर से करवाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। सॉरी, हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? हम लोग बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। तो मेटल ले लेते हैं हम लोग Na। तो NaOH मिल जाएगा, हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा, साथ में बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। अब ये जो रिएक्शन है इस तरीके से नहीं होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस वगैरह करना पड़ता है, तब जाके हमें ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, तब जाके हमें ये चीज़ें मिलती है। बट इसलिए आप लोग इस तरीके से याद मत रखो, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा इसको। बाकी आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल वाला पॉइंट करवा दिया। तो चौथे पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देना। इसका एग्जाम्पल HCl, HCl हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप लोग NaOH और KOH लिख देना। इसका एग्जाम्पल एक और होता है H2SO4, ये भी तो एसिड ही है। लेकिन आप दो दो एग्जाम्पल दोनों के याद कर सकते हो, या फिर एक एक एग्जाम्पल भी याद करोगे तो चलेगा। बट ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा कि स्किप कर दो। ये आप क्लास 12th में जब आ जाओगे, तब मैं ही आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, तब आप लोग और अच्छे से कर लेना। अभी आप लोग इसको स्किप कर दो। ठीक है, 4 पॉइंट आपको मैंने नया वाला पॉइंट दिखा दिया, उससे आप लोग कर लेना। वीडियो को आप लोग रिवाइज करते रहना अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 यूज बता दो। क्या क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इस तरह की जो क्राफ्ट बनती है, शिल्पकारी का काम बनता है ना, ये किससे बनता है? ये इस प्रकार के शिल्पकारी का काम, ये तो एग्जाम्पल ही है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्राफ्ट के सामान, शिल्पकारी का सामान। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं वो आपको बताना है। तो देखिए आप लोग, पहला काम क्या हो गया? फिक्सिंग ब्रोकन बोन। ये क्या करता है? फिक्सिंग ब्रोकन बोन। जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको फिक्स करने में कौन काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पट्टा चढ़ जाता है तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा होता है। और फिर क्राफ्टिंग फन शेप्स, तो आप लोग फनी शेप्स बना सकते हो, इसकी हेल्प से बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से बना सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो। क्राफ्ट करना मतलब, आपने गेम का नाम सुना होगा माइनक्राफ्ट। ठीक है, तो क्राफ्ट करने का मतलब होता है कि किसी का शिल्पकारी का काम आप लोग एक्चुअल में समझ सकते हो। ठीक है, शिल्पकारी का काम यही होता है। यहाँ पर आप लोग कुछ नए नए टाइप की चीजें बनाते हो, किसकी हेल्प से? प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि क्राफ्टिंग फनी शेप्स या फिर फन शेप्स, हेल्प टू मेक कूल शेप्स फॉर आर्ट एंड आर्ट प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग 3D आर्ट्स, तो इसकी हेल्प से आप क्रिएटिंग 3D आर्ट्स भी कर सकते हो, 3D आर्ट्स भी बना सकते हो। बिल्डिंग मॉडल्स, ठीक है, जैसे हम जब घर बनाते हैं, घर की प्लानिंग करती हैं, घर ही पर बनाना है, तो उससे पहले क्या करते हैं? एक डमी मॉडल बना लेते हैं कि हमारा घर ऐसा दिखना चाहिए। तो वो स्मॉल मॉडल जो होता है, जो डमी मॉडल हमारा होता है घर का, ठीक है, घर का जो डमी मॉडल होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किससे मिलकर बन सकता है? आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना सकते हो। ओके, सो ये बात हो जाएगी डमी मॉडल, या फिर आप लोग स्मॉल मॉडल बोल सकते हो, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। फिर कहाँ गया भैया अगला क्वेश्चन? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला करवा दिया। अच्छा, ये वाला बचा है हमारा।
अच्छा ये रिड्यूस हो चुका है, वेरी सॉरी, आप लोग सभी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला तो रिड्यूस हुआ है, साथ में नीचे वाला भी रिड्यूस हो चुका है, मतलब इसको आपको नहीं करना है, पूरे के पूरे को छोड़ देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर कट लगा दिया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं 17वां, 16वां और 15वां। 17वां क्या बोलता है, राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कोई तीन प्रॉपर्टी बता दो, और साथ में राइट हैंड थंब रूल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से पेज पे मिलेगा, 106 पेज पे मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, पता नहीं, पता 106 पेज पे मिल जाएगा। ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स में तो सब कुछ आना चाहिए यार, फिजिक्स तो मजेदार चीज है। ये लो, मैग्नेटिक लाइंस के, अच्छा ऊपर ही मिल जाएगा, 2022 का क्वेश्चन। वैसे तो डायग्राम बना के देना चाहिए था परीक्षा बोर्ड वालों को, लेकिन कोई बात नहीं, बिना डायग्राम के भी काम चला लेंगे। ये रहा। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, जैसे हमारा मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल। तो इस प्रकार से आइट साइड इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से। ये इस तरीके से नीचे भी बनती है, ऐसा। ठीक है, ऐसा नॉर्थ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, साउथ में। और एक और बात, ये अंदर इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अंदर और बाहर कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। डायग्राम में अगर थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन आप समझदार हो सभी, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से टकराएगी नहीं, अंदर बाहर कभी भी नहीं टकराएगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आ रहा है समझ में सभी को, डायग्राम में हमने ऐसा कर दिया है, इंटरसेक्ट कर दिया है, बाकी एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसको देख के आपको 4 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, लिख सकते हो। आप क्या बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, फिर आप बोलोगे भैया साउथ से नॉर्थ भी तो जा रही है, ये तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा कि मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर तो क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, इसको वापस ले आते हैं। ये देखिए, तो पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्लोज सरफेस बनाती है, क्लोज्ड सरफेस होती है इस तरीके से, मतलब हमेशा गोल घुमी हुई होती है। तो क्या बोलोगे, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व बनाती है, कर्व, एक कर्व कैसी बनाती है, क्लोज। क्लोज मतलब पूरी तरीके से ओपन नहीं होती है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इस तरीके से आप लोग समझ सकते, क्लोज है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल। हाँ, तो ये होगी क्लोज सरफेस। तो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है, क्लोज सरफेस होती है, ध्यान रहेगा सबको। एक लाइन बहुत सरल, सबसे सरल वो ये है, चौथा पॉइंट आपका क्रिएट कर लेना, कि टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर, कभी भी, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अब राइट हैंड थंब रूल आपसे पूछा गया था, ये कौन सा राइट है ना, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if hold a current carrying straight wire in our right hand in such a way that our thumb point the direction of electric current through the wire, then the direction of curl of finger will show the direction of magnetic field produced around the wire। सरल सी बात है, ये जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास एक कुछ भी वायर है, मान लीजिए आपके पास ये तार है, ठीक है, ये तार है, तार को इस तरीके से बनाते हैं। ये जो तार है भैया, इस तरीके से सर्किट में कनेक्टेड है, सर्किट में मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा, करंट को एक काम करते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, ये बड़ी वाली छोटी वाली, ये प्लस और ये माइनस, ये करंट गया ऐसे, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मान लो आई हम लोग करंट को बनाते हैं, करंट जा रहा है। तो आप क्या करो, अपने हाथ को यहाँ पे लेके आओ, अपना जो हाथ है उसको यहाँ पे लेके आओ, और ऐसा हाथ करो कि आपका अंगूठा ऊपर हो, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए अंगूठा। उसके बाद अपनी जो उंगलियां हैं, उंगलियों को ऐसा करो,
ठीक है। अब जो हाथ है वैसा ठीक है, जो समझ में आ रहा हो आपको, लेकिन आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, ये आपका जो थंब है ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है। और जब आप अपनी उंगलियों को कर्ल करोगे, ऐसे मोड़ोगे, अपनी उंगलियों को मोड़ोगे, तो वो किसको बताएगी, वो आपको बताएगी भैया किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। तो आप लोग किसी भी करंट, मतलब जो करंट है किसी भी वायर में, उसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन पता कर सकते हो कि या वो इस साइड होगी कि वो इस साइड जाएगी, मतलब इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी, दोनों में से ये सही है या ये सही है, आप पता कर सकते हो। जैसे ये वाला है, इसमें इसने अंगली कहाँ पर कर्ल करी है, मतलब घुमाई है, इधर कर्ल करी है इस साइड, तो ये देखो यहाँ से ये इस साइड हो रही है, ये इस साइड, तो इस साइड डायरेक्शन बन रही है। ठीक है। इस साइड यूं बन रही है। आ रहा है ना समझ में, बस यही चीज है और क्या। तो ये यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड a current carrying straight wire in our right hand in such a way that our thumb point the direction, that our thumb हमारा अंगूठा है वो किसको पॉइंट करे, द डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट करे थ्रू द वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, देन तो क्या होगा, जब डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स, हम जब हमारी उंगलियों को मोड़ेंगे तो वो किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को शो करेगी। हम इसको और सिंपल कर देते हैं। आप बताना, इफ इफ वी होल्ड if we hold our our hand in such a way, इस तरीके से मोड़े, that thumb point, थंब किसको पॉइंट करे, करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। बस इतना सा याद कर लो इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा सबसे, इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आईज, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। तो ये तो सरल है यार, वो बताया था आपको पिछले वाले क्लास में कि आप अगर व्हाइट लाइट फेंकोगे तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी विव की ओर। तो ये तो आप लोग कर लेना। ऊपर वाला देख लो, ह्यूमन आइज का दिखा देते हैं, 93 पेज पर है। चलो साथ में वो भी दिखाई देंगे आपको, नहीं तो बोलोगे भैया ने करवाया नहीं। ठीक है, करवा देते हैं भैया, छोटा सा है, अब तो कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं है 93 में। अच्छा, ह्यूमनाइज तो ये रहा, ये रहा ह्यूमनाइज का। ठीक है। तो कॉर्निया होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, पुपिल होता है, इरिस होता है, लेंस होते हैं। ठीक है। साथ में विट्रियस ह्यूमर होता है और रेटिना होता है। सो यहाँ पे आपको डायग्राम इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप लोग इसको परीक्षा बोर्ड में देख सकते हो या फिर नेट पर चेक कर लेना, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर ये और क्लियर दिख जाएगा आपको। इसमें आपको ये जो 7 नाम दे रखे हैं, बस इनको याद करना, ये फालतू चीजें जो है इनको मत याद करना, ये सब कुछ याद मत करना। ये 7 नाम दे रखे हैं, कौन कौन से, कॉर्निया कहाँ पर है, एक्वस ह्यूमर कहाँ पर है, पुपिल कहाँ पर है, और साथ में इरिस कहाँ पर है, लेंस कहाँ पर है हमारी आंखों में, रेटिना कहाँ पर है, और विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर है, ये कर लेना बस। ठीक है। बाकी डायग्राम याद करना, ये जो चीजें ये मत करना याद। ठीक है, ये मत करना, बस डायग्राम याद कर लेना और नाम याद कर लेना बस। ठीक है, ये बाकी जो लिखी हुई लाइन ये मत करना। इसके बाद ये डायग्राम की बात कर रहे थे, लाइट, व्हाइट लाइट आएगी तो 7 कलर में टूट जाएगी, कौन कौन से, विबग्योर, कौन से, विबग्योर, उल्टा लिखना, VIBGYOR, विबग्योर। उसके बाद डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको करवा देते हैं, ये आपको मिलेगा 22वें पेज पर। एकदम 22वें पेज से स्टार्ट होगा एक तरीके से। ये रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊपर रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नाम से क्लियर है यार, कंबाइन कर देना। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। और हमारे पास कितने प्रोडक्ट होते हैं? दो या दो से ज़्यादा। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड की दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हो जाएगा याद? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। जिसमें क्या होता है? इन विच, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भैया? दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट होते हैं, उनसे एक ही प्रोडक्ट बनता है हमेशा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? उल्टा। तो आप लोग लिख देना, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो आप लोग इसका लिख देना, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसकी रिवर्स प्रोसेस? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बताओगे? इसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब टूटना, इन टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट 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 रिएक्टेंट, कहाँ लिखा रिएक्टेंट? ये रहा। इस तरीके से रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो होता है आपका, वो कितने भागों में टूट जाता है? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। एग्जाम्पल याद कर लोगे? हम्म ठीक है। NH3 है, अमोनिया की रिएक्शन किससे करवाई? HCl से करवाई, तो NH4Cl बन गया। के KClO3 की रिएक्शन करवाओगे तो KCl अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। याद कर लोगे सभी? कर लेंगे। या फिर आप ऐसा करना, वैसे नंबर कट सकते हैं यार आपके, नहीं तो मैं आपको बता देता। इसको उल्टा कर देना, मतलब इसका एरो जो है इस तरफ कर देना और इसको पहले लिख देना। इसको उल्टा कर देना, मतलब इसको इस तरीके से लिख देना। बट हो सकता है इसमें आपके नंबर काट लिए जाएं, तो आप अलग अलग लिख देना, है ना? जब अगर परीक्षा में बैठो और ये भूल जाओ तो फिर ऐसा करके आ जाना, समझ रहे हो? कि हमारे पास इधर इधर एक आएगा, इधर दो बना देना, तो एक से ही दो का काम हो जाएगा। अगर कुछ ना आए तब ऐसा करना, नहीं तो यही सही है, ये वाली याद कर लेना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? वाई शुड अ मैग्नेट रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? ये कहाँ पर है? देखते हैं। क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आएगा क्या क्वेश्चन? कौन सा वाला है क्वेश्चन ये? अच्छा, इन्होंने दिया ही नहीं है क्या इधर? तो लास्ट क्वेश्चन है भैया, मिल जा। कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर होगा शायद। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है, प्रिवेंशन है ये तो, कोरोजन का प्रिवेंशन। अच्छा, 22 में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। इसके अलावा ऊपर देखते हैं भैया, ऊपर अगर मिल जाए तो। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोग अगर मिल जाए तो कर लेना यार। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, होमवर्क है आपके लिए, छोटा सा एक होमवर्क दे रखा है हमने, तो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? तो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको जलाने से पहले साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करिएगा। बाकी जिन जिन बच्चों ने कर लिया हो वो लोग कमेंट कर देना अपना आंसर, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी उसे याद कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो 3 नंबर के और 4 नंबर के थे कंप्लीट हो गए। सो करते हैं वीडियो को हम लोग एंड। थैंक यू एवरीवन।